अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मिस्र में होने वाले मुज़ाकरात, गज़ा में टेक्नोक्रेट हुकूमत का क़याम और हमास के हथियार फेंकने पर कुछ पेशरफ्त हुई है। हमास ने गज़ा जंग बंदी पर जो सदर ट्रंप को ख़त लिखा था, कतर के हवाले भी कर दिया गया है। पेशरफ्त हो रही है, लेकिन इसका एक जो अहम पहलू है कि क्या ये पेशरफ्त इंसानी जानों को बचा पाएगी, तो ऐसा हो नहीं रहा है। जिस दिन से जंग बंदी का मुआहदा हुआ है, अब जंग बंदी तो पहले भी नहीं थी, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, कत्लो गारत गिरी थी, वो रोकने का मुआहदा किया था। उस वक्त से अगर आप 10 नवंबर तक के मामलात को देख लें तो 500 बार खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है इसराइल। मुतअद्दिद जानें दोबारा चली गई हैं, मासूम बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, अमलाक निशाना बनाया जा रहा है इसराइल की तरफ से। ये कैसी जंग बंदी है जिस पर दुनिया के कान बंद हैं, आंखें बंद हैं, बात करते नहीं हैं, ज़ुबानें बंद हैं। इसी जंग बंदी को लेकर बड़ा वावेला हुआ था। सदर ट्रंप ने कहा था कि मैं इसका बड़ा क्रेडिट भी लेता हूं, लेकिन मामलात अभी तक मुसलसल पेचीदा हैं। आलमी दबाव है, मुतालिबात हैं, उसके बावजूद इसराइल के हमले बदस्तूर जारी हैं। ये किस तरह की जंगबंदी थी, इस पर भी बात करेंगे। और सेम सिचुएशन हम फ़लस्तीन के साथ साथ कश्मीर की देख रहे हैं। पहलगाम वाक़े के बाद से भारत की जानिब से संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है और लोगों को घरों से उठाकर गायब किया जा रहा है, नौजवानों को कत्ल यानी नस्ल कुशी की जा रही है। उसके बाद वो राम मंदिर वाला वाक़या आपके सामने है, और मोदी जिस तरह की भड़के मार रहा है, राजनाथ जैसी भड़के मार रहा है। उनके उस दिन वो आर्मी ऑफिसर और एक जनरल जो भड़के मार रहे थे, उस समझ से बालातर हैं। एक तरफ उनके जहाज़ और भारतीय फ़ौज और भारत धड़ाम से नीचे गिरता चला जा रहा है। डेमोक्रेसी के बुलंद बांग दावे सब की कलई खुलती चली जा रही है। और प्रॉक्सी वार लड़ने की जो तैयारी करने की कोशिश कर रहा था अफ़गानिस्तान के ज़रिए, और अफ़गानिस्तान ने जिस तरह से उनको ऑफ़र कर दी कि आए जी 5 साल का तजारती मुआहदा करते हैं, टैक्स छूट देते हैं, तो भाई बग़ैर इंफ्रास्ट्रक्चर, बग़ैर किसी चीज़ के क्या मुआहदा करेंगे। और हम तो कहते हैं कर लो एक बार मुआहदा, फिर देखते हैं तुम्हारे माशरे में हथियार और ड्रग और दहशत गर्दी कैसे पहुँचती है। हम तो चाहते हैं कि एक बार मुआहदा हो, देखो उसके बाद कि अफ़गानिस्तान के लोग वहाँ पर या जो तालिबान बैठे हैं वो क्या करते हैं। कैटेगोरिकली कहा गया कि हमारा मामला अफ़गान की अवाम नहीं है, बल्कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें हैं। फील्ड मार्शल ने भी इस पर बात की कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसल्लह फ़ौज कौमी सलामती के लिए पुरज़्म है और वाकई में बेहतरीन तरीके से कारामद कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं। जो झूठा प्रोपेगेंडा अफ़गानिस्तान कर रहा है कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के मारा जा रहा है, तो जब करेंगे तो ये याद रखिएगा कि जब भारत को जवाब दिया था तो हमने नहीं बताया था दुनिया को कि हमने जवाब दिया है। हमारे न्यूज़ चैनल भी सुकून से अपनी खबरें दे रहे थे। ये दुनिया बता रही थी कि भारत को थप्पड़ पड़ रहे हैं इस वक्त। ये दुनिया ने बताया था कि उनके राफेल के समेत भारतीय फ़ौज का गुरूर खाक में मिल गया, हमने नहीं बताया था। तो ये दुनिया ही बताएगी जब हम कार्रवाई करेंगे। तो कहा है DGISPR ने कि अभी हमने कोई कार्रवाई नहीं की, ये झूठी खबरें, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम कश्मीर को लेकर, फ़लस्तीन को लेकर, और इस वक्त अफ़गानिस्तान चैप्टर भी बहुत गर्म है, इसको लेकर ज़रा बात करेंगे। हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं, बैरिस्टर सुंदस मलिक मौजूद हैं, माहिर कश्मीर उमूर हैं। बड़ी डिटेल उनसे इस पर आज डिस्कशन भी करनी है। डॉक्टर अकीला आसिफ, माहिर बैन अक़वामी उमूर हैं। सईद अहमद रिट साहब, माहिर बैन अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया तीनों पार्टिसिपेंट्स का। डॉक्टर बैरिस्टर सुंदर साहिबा, पहले चाहूँगा ज़रा हम कश्मीर के मसले पर बात करें, फिर मैंने बड़ी डिटेल आज गज़ा में टेक्नोक्रेट हुकूमत का क़याम कैसे होगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो कुछ कश्मीर में एक बार फिर रवा रखा, और ख़ास तौर पे पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद से इन्होंने कश्मीरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, दुनिया क्यों खामोश है? और जो कुछ कर रहे हैं कोई अलग नहीं है जो गज़ा में इसराइल कर रहा था उससे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। जी जी। देखिए जी, जो पहलगाम से एक सिलसिला दोबारा हिंदुस्तान ने शुरू करने की कोशिश की, उसका असल में वो रिज़ल्ट नहीं निकल सका जो
मोदी हुकूमत ने सोचा हुआ था, जो वो सोच रहे थे कि इसकी बिना पर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देंगे, जिस तरह की उनकी ख्वाहिशें थीं, जो मोदी एंड अजीत डोवल एंड अमित शाह ग्रुप है उनकी ये ख्वाहिशें थीं, तो वो झूठी बंदरगाहों के अलावा किसी चीज पर कब्जा नहीं कर सके। हाँ जी, और लाहौर वही की आप वाली बंदरगाह और बात फैसलाबाद की। जी, तो उसके उसके नतीजे में उन्होंने ये देखा कि नॉट ओनली ऑन ग्राउंड बल्कि एज फार एज द वॉर ऑफ नैरेटिव्स वाज आल्सो कंसर्न, उनको मुंह की खानी पड़ी। और ये मैं बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ, उनकी जो हुई है पूरी दुनिया में जिस तरह से हजीमत वो हुई है जी, बैडली पूरी दुनिया में जो एक्सपोज हुए बेइज्जती हैं। करवाई है उन्होंने। अब जो उसके जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो लेकिन अब हुआ ये है कि वो जो एक तांता बंधा था हिंदुस्तान की शिकस्तगी का और उनकी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जो नतीजे में होने वाली जो उनकी ग्लोबल एक्सपोजे का, वो असल में अब ख़त्म नहीं हो रहा। और उसकी सबसे बड़ी जो हमें एक निशानी मिलती है वो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि दुनिया खामोश है, दुनिया खामोश रह नहीं रही हिंदुस्तान के मामले में। कश्मीरियों के ऊपर जो उनके मजालिम जो थे, जो वो एक नया कश्मीर की इमेज प्रेजेंट करना चाह रहे थे दुनिया को, फेक नॉर्मल सी की जो एक इमेज प्रेजेंट करना चाह रहे थे, वो खुद से शैटर कर दी। आप जानते होंगे बड़ी अच्छी तरह से कि सिंस दी क्लैशेस फेल्ड अटेम्प्ट बाय इंडिया, 2800 से ज्यादा जो खवातीनो हजरात हैं उनको विद इन कस्टडी लिया गया। उसके अलावा कॉर्डन ऑफ सर्च ऑफ ऑपरेशन शुरू हो गए, उसके अलावा आर्बिट्री डिटेंशन शुरू हो गई, PSA UAPA का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया। और जो चीजें हमें नहीं भी पता थी वो भी अब ये जो UN की रिपोर्ट है उसने सब एक्सपोज कर दिया, सारा कुछ बता दिया। उसने सब एक्सपोज कर दिया है। बिल्कुल। मैं जरा एक ब्रेक की तरफ जाना है, बैरिस्टर सुंदर ब्रेक पर जाना है, वापस आते हैं इस पर जरा डिटेल और भी बात करते हैं और जरा इसराइल के मामले पर भी बात करेंगे। फ़लस्तीन 1960 के बाद से जो 10 बड़े मौशी बहरान देखे दुनिया ने, उनमें से ये भी एक मौशी बहरान है। 1960 के बाद 10 बड़े बेहानक मौशी बहरान की मैं बात कर रहा हूँ, बदतरीन उनमें से एक फ़लस्तीनियों का मौशी बहरान है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा दुनिया में, कौन इस पर बात करेगा, क्या करेगी UN? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर अकीला प्लीज़ पहले ज़रा कश्मीर मामला, बैरिस्टर सुंदर बड़ी ज़बरदस्त वोकल भी हैं, चीज़ों के बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करती हैं, UN की रिपोर्ट का वो जिक्र कर रही हैं और जिस तरह से कलई खोली है, या मैं कहूँगा जिस तरह से एक हकीकत बयान की है, बड़ी कड़वी, कोई अलग नहीं है मॉडस ऑपरेंडी भारत की इसराइल से। उन्होंने पहलगाम वाक़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को ऐसा उसके बाद निशाना बनाना शुरू किया कि कश्मीरियों की ज़िंदगियाँ अजीरन कर दी। और वहाँ कहा जा रहा है, ख़ुद कहा गया उसमें कि इम्तियाजी सलूक, जानें उनकी ख़त्म की जा रही हैं, उसके दुश्मन है भारतीय फ़ौज, उसके बाद उनके घर महफूज नहीं है, इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं, कम्युनिकेशन को ब्लैकआउट किया, सहाफ़त पर पाबंदी लगा दी। रहा क्या, ये तो जेल बना के रख दिया है कश्मीर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दोनों जो मौज़ूआत मुंतखब किए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर हम उसको आलमी मंजरनामे के पैराए में देखें तो ये इस वक्त दोनों जगह गज़ा और कश्मीर ये फ्लैश पॉइंट्स हैं, जिससे कि बहुत सारे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त ज़ेर बहस हैं। और दुनिया में मुख्तलिफ जो लोग हैं और मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं या जो डिप्लोमेट्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सब के सब इस सूरत हाल का बड़ी गहराई से जायज़ा ले रहे हैं ताकि वो इस लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल और इससे जुड़े हुए खदशात जो हैं उससे नबरदाज़मा हो सकें। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो देखें, सबसे पहले तो ये कि देखें गज़ा का जो मसला है उसमें इस वक्त जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी बड़े अच्छे तरीके से बताया कि दुनिया में बहुत सारे माशी बहरान आए हैं, और उसमें ये जो बहरान इस वक्त जिसको दोहराया जा रहा है गज़ा में, और ये ऐसा एक बहरान है जो सिर्फ माशी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, जिसका कि अब तक की जितनी भी तारीख है उसमें उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं इस तरह से क्यों कह रही हूँ, उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो ये कि आप ये देखें कि इसमें
उनके सारे जो सिस्टम हैं, यानी इंसानों के रहने के लिए जो सोसाइटी में सिस्टम बने होते हैं, जैसे कि सेहत का निज़ाम है, जैसे कि खुराक की तरसील का निज़ाम है, जैसे कि उनकी हिफाजत का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है, मज़हब है, ये सब के सब जो हैं ये कोलैप्स हो गए हैं इस तरह से कि लोग जो हैं उनको वक्त पे खुराक नहीं मिल रही, उनको जो मदद की जा रही है इंसानियत के नाम पे, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग उनकी मदद को जा रहे हैं, वो कोई भी मदद किसी सूरत में उन तक पहुंचने नहीं दी जा रही। अस्पताल तबाह हो चुके हैं, अस्पतालों में अस्पताल के नाम पे कोई चीज़, जख्मियों का इलाज नहीं हो सकता, मरने वालों की तदफीन मुमकिन नहीं है, इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का भी जो मर्ज है उसका कोई इलाज, कोई दवाई मुयसर नहीं है। कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें सारा कुछ मौजूद है, क्या हुआ आज तक उसका? जी, कश्मीर के देखें, कश्मीर का मसला जो है मैंने आपको बताया ना कि ये दोनों फ्लैश पॉइंट्स हैं मसाइल के लिहाज से। मैं कश्मीर की तरफ भी आ रही हूँ कि कश्मीर का जो मसला है उस पे देखिए कि आलमी बिरादरी जो है अब बहुत सारे उनकी राय जो है वो भी थोड़ी बदलती है किसी ना किसी फोरम पे, कि वो इस लिहाज से कि वो कहते हैं कि ये एक रीजनल इशू है, और अगर ये रीजनल इशू है तो इस रीजन के अंदर भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज मौजूद हैं, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, जिसमें टर्की है, जिसमें ईरान है, इसके अलावा अब बांग्लादेश में भी एक नई लहर है। तो ये सारे ममालिक जो हैं अगर इसको रीजनल लेवल पे भी इसका हल देखना चाह रहे हैं तो वो भी मुमकिन है, लेकिन क्या इस तरह से सोचा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की कोई ऐसी झैली शाखें बना दी जाएंगी या ऐसी ब्रांचेस बना दी जाएंगी, या ऐसी उनका वर्किंग कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाने पे गौर किया जा रहा है कि रीजनल लेवल के जो इश्यूज हैं वो रीजन के लेवल पे ही तय कर दिए जाएं? तो अभी तक तो इस बारे में चंद एक बातें कहीं ना कहीं हमें इस तरह की आवाजें सुनाई दी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस या अमली सबूत सामने नहीं आया। दोनों सूरतों में, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम से हो चाहे रीजनल फोरम से हो, हर लिहाज से कश्मीर का मसला जो है इस वक्त भी एक इस साउथ एशियन रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा मुतनाज़ मसला है, क्योंकि इस लिहाज से कि यहाँ पे ये ऐसी जगह पे वाक़या है, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे 4 जो एटमी ताकतें हैं उनकी सरहदें आपस में मिलती हैं, जिसमें इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है और रशिया है। तो इस लिहाज से ये पूरे ना सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है अगर सूरत हाल मखदूश होती है, अगर इन मुल्कों के दरमियान में ये काम तो सोचने का डॉक्टर अकीला भारत का है ना। भारत तो इस दर पे तुला हुआ था पहले, और पता नहीं किस ज़ोन में था कि पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की, फिर जब थप्पड़ पड़े और फिर माफिया मांगी अमेरिका से जाकर, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को वैसे ही बता रखा है कि किस तरह भारत माफिया मांगकर जंगबंदी की तरफ आया। रिट साहब, पहले जरा हम चाहेंगे कि हम जरा कश्मीर पे बात करें। जी, अगर मुझे इसमें एक पॉइंट ऐड करने दें कि बिल्कुल मैं इसी तरफ इस बात को इसी पे ख़त्म करना चाह रही थी कि भारत को ये जो जाम था उसका पोल खुल चुका है, क्योंकि भारत ने बहुत पिछले चंद बरसों से नहीं बल्कि तकरीबन 2 दहाइयों से हर फोरम के ऊपर उन्होंने अपनी इस बनावटी ताकत साबित करने की जो कोशिश की। जी बिल्कुल, और उसके देखें कि फिर मार्का हक और बयान अल मरसूस में वो सारी कलई खुल गई कि ना तो वो टेक्निकली साउंड है, ना ही वो उनकी फौज और के लोग जो हैं वो इतने ट्रेंड हैं, ना ही उनके पास जो असला मौजूद है उनके ऊपर उनको महारत हासिल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस वक्त काबिल गौर है, और इंडिया को इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए और मसलों को समझ कर इतनी आसानी से अब तो वो एक नया चैप्टर खोल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ मिलकर, कोई तिजारत के नाम पे जो कुछ करेंगे। जी, वो अफगानिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज करना चाह रहे हैं ना। तो मैं आता हूँ इस पे, डॉक्टर अकीला, इस पे हम आज बात करते हैं। रिट साहब, सर फलस्तीन पे तो हम बात करेंगे ही, पहले ज़रा कश्मीर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे तो दिल के बहुत करीब हैं दोनों मामलात, लेकिन कश्मीर चूँकि हमारा पड़ोसी भी है और शहरक भी है हमारी, भाई सीधी बात है। वो ख़ुद भी कहते हैं, हमें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, वो ख़ुद कहते हैं जिनका वो मुल्क है, हमने तो आज़ादी दे रखी है कि भाई आप करवाएं ना, आप वहाँ पर जाएँ, रेफरेंडम करवाएं, पता चल जाएगा आपको। इस वक्त जो सिचुएशन पहलगाम वाक़े के बाद है, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। UN की जो रिपोर्ट है बड़ी तशवीशनाक है, और अभी डॉक्टर सुंदर से मैं मज़ीद, बैरिस्टर सुंदर से इस पर मज़ीद बात भी करूँगा। काफ़ी चीज़ें खोल के रख दी हैं उस रिपोर्ट ने। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और इसमें देखें जो ये फ्रस्ट्रेशन एक तरह से इंडिया की जाहिर हो रही है कि जो पहलगाम का वाक़या हुआ उसके बाद आपको पता है मई में जो मार्का हक और ये सब कुछ हुआ,
उसके बाद उन्होंने कोशिश ये की है कि उसका बदला एक तरह से कश्मीर की आवाम से लिया है। और उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस तो वैसे भी आपको पता है कि कश्मीर में तो इंडिया का मामूल रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली जो जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से यानी इवन ये मैं पढ़ रहा था कि जो यानी न्यूज़ के साथ जो ह्यूमन राइट्स के साथ लोग एसोसिएटेड हैं, उनकी जो डिटेंशन हुई हैं, उन पे जो पाबंदियां लगी हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। और दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें, इंडिया कहता है कि कश्मीर जो है वो हमारा अटूट अंग है, यानी हिस्सा है। अच्छा, अगर आपका कश्मीर हिस्सा है तो फिर कश्मीर पे भी तो वो लॉ अप्लाई होना चाहिए जो बाकी इंडिया में होता है। डॉक्टर अकीला, प्लीज इस पर आपका कमेंट चाहिए होगा। ये जो काले कवानीन पहले तो कानून बना रखे थे, स्पेशल स्टेटस था, उसका भी खात्मा कर दिया। इन्होंने क्या सोच रखा था कि दुनिया इस पे बात नहीं करेगी? भाई ये आपका हिस्सा है ही नहीं, डे 1 से नहीं है। देखें, ये बात जो है कि कुछ जो सरहदें होती हैं या जो मुल्कों को अलहदा किया जाता है, उसमें नेचुरल जो टोपोलॉजी होती है, जो नेचुरल एक ज्योग्राफी होती है, उसको जहन में रखा जाता है। एक ये बहुत बड़ा आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान के साथ उनका जो इस तरह का ताल्लुक है, एक तो वो है जो सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक आर्गूमेंट है। सेकेंडली, पॉपुलेशन को देखा जाता है कि मेजॉरिटी जो है वो क्या है। फिर पॉपुलेशन की राय की बड़ी अहमियत होती है। फिर तीसरी चीज़ एक जो ये देखी जाती है वो ये है कि आपने जब एक मसला आप खुद आलमी अदालत में लेके गए हैं और आलमी अदालत ने ये फैसला किया है कि लोगों की हक राहदही से ये मसला हल होगा, तो फिर आपने उस करारदाद पर आज तक अमल क्यों नहीं किया? अच्छा, ये तो मसाइल साथ साथ ही हैं, लेकिन उन मसाइल से जुड़े हुए इन्होंने और मसाइल शुरू कर दिए, जिसमें जो हमारा सिंतास मुआहदा है उसको भी इन्होंने तातुल में डाल दिया। अब ये बजाय इसके कि मामलात को सुलझाएं, ये मामलात को मजीद पेचीदा बनाते जा रहे हैं ताकि ये मसला किसी सूरत जो है वो सुलझने का नाम ना ले, और वो उसकी जो बाकियात हैं वो उसके साथ साथ और उसके साथ जोड़ते जा रहे हैं ताकि दुनिया को धोखा दिया जा सके। असल में तो ये मसला कश्मीर है जो कि मेन बोन ऑफ कंटेंशन है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और इसकी वजह से इनकी जो ताल्लुकात हैं उनकी खराबी की वजह से पूरे खित्ते पे इसका असर पड़ रहा है, सियासी और माशी लिहाज से। और इनके अपने मुल्क के अंदर गुर्बत में इजाफा हो रहा है। हमारे मुल्क के जो अपने मसाइल हैं, तो ये इस पॉपुलेशन, क्योंकि ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, तो इन चीज़ों को जो है वो इन मसाइल को, इन सवालों को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि इस तरह की पॉलिसी क्यों अपनाई जा रही है। क्योंकि अब सारी दुनिया, जब डोनाल्ड ट्रंप जो कि आलमी ताकत को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर उस तरह के जो लोग हैं वो अमन की बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जंगों को ख़त्म करके अमन के साथ और माशी ताल्लुकात को फ़रोग़ दे के वो दुनिया को जो है वो सुकून का और अमन का गहवारा बनाए, तो भारत जो है वो इस तरह की पॉलिसी के अगेंस्ट क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि उनके इस वक्त जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे करने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ ये कि आलमी बरादरी, बल्कि भारत के अपने अंदर से भी ऐसे आवाज़ें उठ रही हैं जो कि ऐसे लोगों को जो इंतहा पसंद पॉलिसी रखते हैं उसको इससे बाज रखने की कोशिश अरुंधति रॉय वहाँ पर मौजूद हैं, वो इस पर बारहा जिक्र कर चुकी हैं, और ऐसे कई लोग हैं, बड़ी पढ़ी लिखी खातून हैं, और जाहिर है वो चीज़ें समझती हैं। उन्होंने तो इस पर बड़ा खुलकर तनकीद की, और ख़ासतौर पर मोदी गवर्नमेंट के बाद तो उन्होंने इस पर बहुत बात की है कि कश्मीरी एक आज़ाद एंटिटी के तौर पे, एक आज़ाद मुल्क के तौर पे रह सकते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको भी उस पर दबाया जाता है। बैरिस्टर सुंदर, प्लीज़ ज़रा इस पर आपसे बात करना चाहूँगी। ये जो काले कवानीन अब अपना रखे हैं इन्होंने मुख्तलिफ, कभी टाटा, कभी कुछ नाम पर, और इनका इतलाक़ गैर कानूनी तौर पर कश्मीरियों पर किया जा रहा है, मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं, और फिर वहाँ पर जब स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो भी ख़त्म कर दिया। क्या सिचुएशन में ऐसी तब्दीली आई है? क्या दुनिया को अब ये चीज़ें, आपने खुद जैसे यूएन की रिपोर्ट का जिक्र किया, आप समझ रही हैं कि आगे बढ़कर या आगे चलकर इस मामले में भी अब वैसे ही सालिस का किरदार कोई ना कोई अदा करेगा जैसे गजा के मामले पर हुआ? जी देखिए, जहाँ तक पेशरफ्त की बात है, मैं बिल्कुल इस बात के हक में हूँ कि किसी किस्म की कोई आर्बिट्रेशन हो इस इशू की, लेकिन एज ए कश्मीरी मैं ये समझती हूँ कि किसी भी किस्म का जो सालसी रूट है वो अगर लिया जाए तो वो कश्मीरियों की जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और राइट ऑफ फ्री प्लेबिसाइट जो यूएनएससी ने पहले से ही एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है उसके मुताबिक होना चाहिए। पहली बात तो ये।
दूसरी बात ये कि जहां तक आपने काले कवानीन की बात की, उसमें जो हमें फोरफ्रंट पे काले कवानीन खास तौर पर कश्मीर में नजर आते हैं, जो UAPA, PSA और अफ्पा की सूरत में कश्मीर में नाफिज हैं, वो एक जिसको कहते हैं ब्रॉड इम्प्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं कश्मीरियों के कत्लेआम के लिए, कश्मीरियों की आर्बिट्री डिटेंशन के लिए, कश्मीरियों के टॉर्चर के हवाले से। और जो UN की ये रिपोर्ट है उसने स्पेसिफिकली PSA और UAPA को इसमें साइट किया है और कहा गया है कि ये कवानीन जो हैं ये अवाम उन्नास की प्रोटेक्शन नहीं बल्कि उनकी सब्जुगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो इंटरनेशनल कवानीन हैं उनको तो हम बाद में देखेंगे। ये जो बिल्डोजर जस्टिस इस वक्त हो रहा है, घरों का मिसमार किया जा रहा है, ये 2024 के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, या मैं जिसको प्यार से मोदी कोर्ट ऑफ इंडिया कहती हूँ, उसके अपने जजमेंट्स के खिलाफ है, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है जिसको ये जो अगर कोई हमें हिंदुस्तान से सुन रहा है तो वो ये समझ सकेगा कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, उनका इस वक्त शायद ऐसा चल रहा है कि उनकी अक्लों ने जवाब दे दिया है और वो यक के बाद दीगरे तमाम वो इक़दाम कर रहे हैं कश्मीर में और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में, जो कि उनका जो ये ढकोसला है, जो ये एक इमेज है, ये दुनिया के आगे एक्सपोज कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उससे डील करने के लिए उनके पास अपने बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनके अलावा उनके पास अब कोई हथियार नहीं है। हो सकता है वो पहलगाम पे भी एक फिल्म जल्दी बना दें, हो सकता है ऑपरेशन संदूर के ऊपर भी वो एक फिल्म बना दें। लेकिन जैसा कि आपने मेंशन किया कि अब जो मंजन वो दुनिया को बेचना चाह रहे थे वो दुनिया ने खरीदने से इनकार कर दिया है और उस पे ऐसी इंपोर्ट ड्यूटी लग गई है कि अब आई थिंक इट हैज बिकम अ ग्रेट इशू फॉर देम टू सेल देयर प्रोपेगेंडा टू द वर्ल्ड। ठीक हो गया। मैं जरा आपके साथ ना बैरिस्टर सुंदर इस पर भी बात करना चाहूँगा। जो रोल ऑफ UN होता है हम देख ही रहे हैं, बस खाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टें आ जाती हैं, करारदादें आ जाती हैं, फिर OIC इसका रोल, और फिर जो इस वक्त ताकतें अपना रोल प्ले कर रही हैं फ़लस्तीन को लेके, क्या इन्हीं ताकतों को खुद मोबिलाइज नहीं होना चाहिए इस रोल के लिए भी? मैं मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। मैं ज़रा आता हूँ, एक ब्रेक से वापस आते हैं, हम इस पर भी बात करते हैं और गज़ा की सिचुएशन पर बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बड़ी डेवलपमेंट हुई है गज़ा को लेकर और उन बड़ी डेवलपमेंट से एक चीज़ बड़ी सामने आई कि सऊदी अरब के हवाले से बात हो रही थी, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी क़याम तक, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक कोई मामला नहीं हो सकता इसराइल के साथ। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये काफ़ी बैकफुट पर जाना पड़ेगा इसराइल को इन चीज़ों के साथ, चूँकि दुनिया तो देख ही रही है जिस तरह से कर रहे हैं। जब से ये जंगबंदी का आगाज़ हुआ है तब से लेकर अब तक बड़ी महदूद फिगर आपको बताऊँगा मैं, 342 के करीब फ़लस्तीनी इसराइली फायरिंग से मारे गए, जो इसराइली फ़ौज की फायरिंग है, ये बदमाशी वहाँ चल रही है। फिर दूसरी तरफ जो मिस्र मुज़ाकरात हैं उसमें टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम की बात हो रही है। भाई आप हमास को हथियार डालने की बात करते हैं, ये कब हथियार डालेंगे? जो दहशत गर्द हैं, तो फ़ौज नहीं है, दहशत गर्द हैं। ज़रा इस पर भी बात करते हैं। रेड साहब प्लीज़ इस पर आपका व्यू चाहिए मुझे। ये टेक्नोक्रेट हुकूमत क्या है जी? पहले ज़रा हमें बताएं कैसे ये वर्किंग का फिनोमिना बनेगा, कैसे काम करेगी, क्या है ये? जी ये बिल्कुल जिस तरह से आपको पता है कि प्रोग्राम था पहले से, जो है वो ट्रंप का जो पीस प्लान था उसका ये पार्ट है और उसमें यही है कि वो चाहते, उनका जो असल मकसद है वो यही है कि हमास को किसी तरह से इससे आउट रखा जाए और हमास को कंट्रोल किया जाए और उसमें एक तरह से एक गवर्नमेंट हो जिसमें कुछ मुस्लिम ममालिक के भी, कंट्रीज के भी नुमाइंदे हों, कुछ फ़लस्तीन अथॉरिटी से कुछ लिए जाएं, कुछ डिफरेंट, यानी एक तरह से ग्रुप हो जिसकी थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी हो और किसी तरह से वो सिस्टम को चला सकें। उसमें एक प्रॉब्लम जिस तरह से आपने बात की वो अब्राहम अकॉर्ड का तो जो है अभी सऊदी की तरफ से भी आ गया, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी।
तो उसकी तरफ जाने से पहले मेरे ख्याल में ये जो सारा सिस्टम है उसको एक सिस्टम बनाना, वहाँ पे एक गवर्नमेंट फॉर्म करना और उसको रन करना, ये वो इश्यूज हैं जो कि इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए और इसराइल के लिए। अभी आपको बल्कि याद होगा कि एक और बड़ा मसला हुआ है कि वो जो उनकी जो ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन एक बनाई थी इसराइल और अमेरिका ने, और गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो फ्रॉड था, जो फलस्तीनियों को खाना देने के लिए बाहर निकालते थे और फिर वहीं उन्हें कत्ल करते थे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसका वो फ्रॉड वो भी अब खुल गया है, सबके सामने आ गया है और दुनिया को पता चल गया है कि ह्यूमन राइट्स के नाम पे क्या वहाँ पे होता रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उस तरह से अब आपको पता है कि सोशल मीडिया है और ये जिस तरह से अब वो दुनिया हो गई है, उसमें बहुत मुश्किल है इन चीजों को छुपाना। तो इस वजह से अमेरिका के लिए जो ट्रंप का जो पहले था कि हम इसको किसी तरह से कर लेंगे और इसमें जो है वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट का एक अच्छा आइडिया होगा जिसको फेवर मिल जाएगी, मुस्लिम कंट्रीज में भी सपोर्ट मिल जाएगी और फिर इसका जो है वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगी तो हम कुछ दिखा सकेंगे। तो वो अब जो है उस तरह से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा कि वो कोई सक्सेस उनकी कोई जो कि ट्रंप की आपको पता है वो कहते हैं कि मैन ऑफ पीस हूँ और साबित करना चाहते हैं, उनको नोबेल पीस अवार्ड भी चाहिए। तो उसके लिए वो सारा कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये बड़ा मुश्किल जो है उनका पीस प्लान उसमें मरहले में दाखिल हो चुका है और उससे कुछ ज्यादा उम्मीद रखना जो है वो मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। अब एक ही वो है कि वो यूएन से जिस तरह से बात ये किसी तरह से इसराइल को अगर वो राजी कर लेते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन, और जो कि इसराइल बिल्कुल तैयार नहीं है और जो कि एक बहुत बड़ी कंडीशन है, आपको पता है कि जो है सऊदी अरेबिया की कि 2 स्टेट जो है सॉल्यूशन जो है उसकी एक बाकायदा हमें शक्ल नजर आनी चाहिए। और पाकिस्तान ने तो बल्कि ये भी कहा है कि 1967 वाले बॉर्डर को अगर इसराइल तस्लीम करता है तो उसके बाद ही बात हो सकती है। तो मेरे ख्याल में इस तरफ अगर कुछ हमारे लिए तो डे वन से एक ही मुल्क है और वो फलस्तीन है। ये तो बाहर से आके बैठे थे ना, इन्हें तो बसाया गया था और वो भी कत्ल व गारतगिरी करके जब जहाज़ों में भर भर के बरतानिया लेकर आया था तो बसाया गया था। वो तो सारी हिस्ट्री दुनिया के सामने कोई ढकी छुपी नहीं है जो ये कर रहे हैं। लेकिन ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट क्या कैसे होगा, कैसे चलेगी? डॉक्टर अकीला प्लीज ज़रा इस पर थोड़ा सा हमें बताएं, क्या ये सिचुएशन पैदा कर रहे हैं? जी देखिए, ये जो जंग बंदी थी ना, ये एक बड़ी एक उम्मीद अफजा बात थी, क्योंकि जब भी किसी जगह पे इस तरह के बहरान को, जंग को रोकना होता है तो जंग बंदी इसमें पहला कदम होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से हो रहा है कि अगर हमास को वो माइनस करते हैं तो क्योंकि हमास की वहाँ पे बड़ी गहरी जड़ें हैं और उसका एक अपना रोल है। अब ये देखना पीस प्लान या कोई भी प्लान करने से पहले वहाँ के जो मेन ग्रुप्स हैं आप उनको शामिल किए बगैर कोई पीस प्लान वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता। और यकीनन इस सिलसिले में जो है अगर उनका कुछ हिस्सा, सिर्फ वो चाहते हैं कि एक हिस्सा जो कि जंग या इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस है सिर्फ वो ना आए, या बाकी जो है हिस्सा, अगर कुछ इस तरह की निगोसिएशंस जब तक इनमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, इसमें कोई पॉजिटिव एक पेशरफ्त नहीं होगी उस वक्त तक, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन को शामिल किए बगैर आप किस तरह से कोई पीस प्लान कामयाब कर सकते हैं। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी जो इस वक्त मुश्किल बनी हुई है वो यही है कि अगर वो लोकल लोगों को, वहाँ के रहने वालों को, मुतासरीन को, जिनके के असल मसाइल हैं, अगर उनकी शमूलियत नहीं होगी तो चाहे आप बाहर से कुछ भी लेके आ जाएं तो वो प्लान कारगर नहीं होगा। अच्छा बैरिस्टर सुंदरस, मैं चाहूँगा ज़रा आपसे, चूँकि हम आपकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक चाह रहे हैं कि इस पर बात करें। गज़ा की सिचुएशन तो है, इस पर आप चाहें तो बात कीजिएगा, लेकिन ये जो मैं रोल ऑफ अक़वाम मुत्तहिदा और OIC था, उसके बाद जिस तरह से भी अरब लीग आगे बढ़ी और गज़ा के मामले पर बड़ी तशवीश हुई और वो देख भी रहे थे, वहाँ कत्लो गारतगिरी का बाजार था, एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, नस्ल कुशी बड़ी हद तक कर दी गई है। कोई बैद नहीं है भारत से, जिस तरह की जेल उन्होंने बना रखी है, एक्सेस दिया नहीं है बैनुल-अक़वामी मीडिया को, मुबस्सिरीन को जाने नहीं देते, तो वहाँ भी हालात इससे मुख्तलिफ नहीं हैं। तो क्या रोल होगा? क्या आप समझती हैं कि इस पर कोई टेक्निकली कुछ चीज़ हो सकती है या होने जा रही हो, या फिर आप समझती हैं कि किसी और तरीके से इसको अब बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाना चाहिए? जी देखिए, जहाँ तक गज़ा की बात है, आई थिंक मैं इस बात
को सही स्टेट करूंगी अगर मैं कहूँ कि इंसानी तारीख की बदतरीन अगर हम कोई इवेंट उठा के देखें तो उनमें से जो गजा में पिछले 2-2.5 साल में हुआ वो उसमें शामिल है। और द वे द इंटरनेशनल फोरम्स इग्नोर्ड दिस इशू and more surprisingly justified Israel's actions in Gaza was something to be alarmed of, number one. Number two, मैं ये बात clearly state करना चाहूँगी कि fortunately और unfortunately कश्मीर का मामला गजा से मुख्तलिफ है इस लिहाज से कि वहाँ पर भी एक जेनोसाइडल सिस्टमैटिकली सेटलर कलोनियलिस्ट डिजाइन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कश्मीर के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खड़ा है और पिछले 78 साल से खड़ा है, सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही और ये बात बड़ा फर्क डाल रही है। जी बिल्कुल, और इसीलिए हिंदुस्तान का जो एक नजरिया था, जिस तरह से उन्होंने आईडीएफ की प्लेबुक को कॉपी किया, जिस तरह से उन्होंने सेटन याहू के अज़ाइम को कॉपी किया और उन्होंने सोचा कि हम कश्मीर में भी वैसे ही करेंगे, वो कर नहीं सके क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे पाकिस्तान खड़ा था। अब जहां तक बात है इसके रेजोल्यूशन की, देखिए जी गजा के मामले में तो मैं इस बात से कासिर हूँ कहने से कि किस तरह इस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा, बिकॉज वहां पर सीधा सीधा एक कब्जा है किसी की जमीन पर किसी और का, और वहाँ उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आई थिंक कंप्लीटली लैकिंग है। जैसे कि पहले स्पीकर ने भी कहा कि अगर एक टेक्नोक्रेटिक हुकूमत बनती भी है तो उसके पीछे कोई मैंडेट नहीं है, आप डिसआर्ममेंट ऑफ हमास इंश्योर नहीं कर सकते, आप पीस को इंश्योर नहीं कर सकते, और हमें ये सीज फायर के बाद होने वाली एक्टिविटीज ने भी बता दिए। अच्छा रिच साहब, एक तो चीज़ हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी डॉक्टर सुंदर सिंह बड़ी अच्छी बात, बैरिस्टर सुंदर सिंह ने कहा कि जी पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को ज़रा डिफरेंटली देखा जाए। वहाँ पर अरब लीग जो रोल प्ले कर रही है अभी रिसेंट में जो हम देख रहे हैं एक रोल प्ले कर रही है, और काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने, और पाकिस्तान का उसमें बहुत बड़ा रोल है, ख़ासतौर पे कतर पे जो हमला किया था इसराइल ने, उसके बाद चीज़ें चेंज हुई। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कुछ रोल दुनिया प्ले कर रही थी इससे पहले, और बहुत स्लो प्रोसेस था, जब अरब लीग उसमें आई तो काफ़ी चीज़ें तेज़ हुई, कैटलिस्टिक रोल था वो। क्या ये ओआईसी का रोल आप देखते नहीं है कि बहुत कम होता जा रहा है? अरब लीग एक अलग काम करेगी, ओआईसी अलग करेगी, अक़वाम मुत्तहिदा अलग, इतने सारे फोरम्स अगर मिलके अलग अलग काम करेंगे तो जो जेन्युइन मसला होगा वो कैसे हल होगा? ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को लेकर मैं बात करना चाह रहा हूँ। कैसे पूरी दुनिया में से आप अरब लीग में से लोग चुनेंगे, अरब लीग अपने लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगी, डिसआर्म करना चाहते हैं हमास को, तो डिसआर्म वहाँ भी तो करना पड़ेगा इसराइल को। डिसआर्म करना तो खैर मेरे ख्याल में ये एजेंडा पे ही नहीं है, और ये तो बिल्कुल आपको पता है कि इसराइल को डिसआर्म करने की तो किसी की ताकत नहीं है। लेकिन इसमें एक और बात, जो इंटरनेशनल जिस तरह से आपकी बात की रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल, वो एक वाकई बहुत बड़ा रीजनल, क्या आपको पता है कि यूएन का रोल खुद यहाँ पे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो चुका है। और यहाँ पे स्पेशल इसराइल के केस में तो हमने ये देखा है कि इंटरनेशनल लॉ कंप्लीटली एक तरह से फेल हमें नजर आता है। और जो चीज़ ट्रंप चाहते थे, आपको पता है कि ईरान को एंगेज करने के बाद ईरान पे अटैक किया। आप एक तरफ निगोशिएशंस करते हैं, दूसरी तरफ अटैक करते हैं, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है। आप यानी जब निगोशिएशंस कर रहे हैं तो निगोशिएशंस का रिजल्ट निकले बगैर आप किसी कंट्री पर अटैक कर देते हैं। यानी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इंटरनेशनल लॉ जो है वो किधर है। तो इंटरनेशनल लॉ, और वो तो बिल्कुल स्पेशली जो फ़लस्तीन का मसला है उसमें हमें जो है वो काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का जिस तरह से बात है वो ये है कि देखें, अरब लीग हो या ओआईसी हो, उसमें ईरान और ये जो सारा हमास और ईरान का जो ग्रुप है उस तरह से वो रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो इस वजह से ये भी एक तरह से हमास के साथ जो हमदर्दी है वो जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से जो है वो हमें यानी को नज़र आता है कि उसमें वो जो ग्रुपिंग है वो भी एक तरह से इसमें रिफ्लेक्ट होती है।
पॉलिसीज में। तो मुझे लगता है कि ये जो है वो वैसे भी आप देखें, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल लॉ इवन जो है वो कश्मीर के मामले में भी आप देख लें तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसमें ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि जो उसके पीछे जिस तरह से बात की बैरिस्टर साहबा ने कि पाकिस्तान कश्मीर के केस में खड़ा है पीछे, इस तरह से फलस्तीन के केस में कोई नहीं खड़ा है। ईरान का भी था तो हमास के साथ उनकी एसोसिएशन थी, फलस्तीन के साथ अब एसोसिएशन किसी जिस तरह से OIC की होनी चाहिए या अरब लीग की होनी चाहिए, वो उस तरह से नहीं है। मुझे तो लगता है सर ये प्रोसीजर भी जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, प्रोसीजर ही बड़ा टाइम ले लेगा डॉक्टर अकीला, और इस प्रोसीजर को मेक श्योर कैसे किया जाएगा कि ये प्रोसीजर अमन के लिए एक बेहतर स्टेप होगा, और फिर टेक्नोक्रेट में कौन कौन शामिल हो सकता है? जी मेरे जो साथी लोग हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें इजाफा कर दूं कि अब थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर है। बेशक कश्मीर के मसले में जैसे पाकिस्तान खड़ा है, ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी गज़ा के मसले में सऊदी अरेबिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में ने भी जो बयान दिए हैं वो इस तरफ इनका झुकाव नज़र आता है कि वो अब संजीदगी के साथ इस मसले को हल करना चाहते हैं, क्योंकि अब इंसानी हकूक़ की जब बात आती है तो वो फिर किसी दूसरे कंट्री को, पहले तो हर एक जो जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे उनके ऊपर कोई ना कोई पाबंदी लग जाती थी कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो अब इस तरह की चीज़ों पे जब वहाँ पे इतने बड़े लेवल पे वायलेशन हो रही है तो अब उनकी अपनी पॉलिसीज पे भी कदगन लगता है, तो जिसकी वजह से अब उनके बयानात आए हैं। क्योंकि पिछले आप अगर 2-3 महीने की आप डेवलपमेंट देखें इस सिलसिले में, तो इसमें UK समेत बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत को तस्लीम करने के अलावा जो दो मुल्कों की तकसीम, 2 नेशन थ्योरी का जो इस तरह का बयान दिए हैं, उससे वाज़े हो रहा है कि अब आलमी सतह पर भी इस सिलसिले में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और इसी तरह से अगर ये सिलसिला जारी रहा और जैसे अब सऊदी अरेबिया ने भी क्लियर कहा है तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल जो है वो बेहतर तरफ जाएगी। लेकिन टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट का जहाँ तक बात है वहाँ पे कायम करने की, तो वो अभी तक बहुत ही पेचीदा बात है और वो कोई इतना आसान अमल नहीं है कि आप बाहर से लोग ला के उनके ऊपर हुकूमत बनाएं और वो लोकल लोग जो हैं जो पहले ही इतने दुखी हैं, जिन्होंने जिस्मानी लिहाज से, जहनी लिहाज से, अपने असासों के लिहाज से हर तरह का नुकसान उठा लिया है, वो बिल्कुल उनको वेलकम करेंगे। उनकी शमूलियत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। एक ब्रेक से जब हम वापस आएंगे ज़रा बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान का जो इस वक्त एक नेक्सस है, ये नेक्सस कश्मीर के लिए भी हम इस सिचुएशन में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर कॉज प्योरली हमारा कॉज है। हम जानते हैं कि कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले, हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले। दुनिया में एक मुतनाज़े इलाका है और डिस्प्यूटेड एरिया है, वो कोई भारत का एरिया नहीं है, डिस्प्यूटेड एरिया है, और वहाँ के जो रहने वाले हैं वो 12 इस पर बात कर चुके हैं। और जैसा अभी बैरिस्टर सुंदस ने कहा कि पाकिस्तान पीछे खड़ा है, तो उस कॉज को अभी तक पूरी तरह नुकसान भारत अपने शर से नहीं पहुँचा पाया। लेकिन जब अफ़गानिस्तान जाके इंडिया से मिला तो इससे क्या मुराद ली, और उन्होंने कश्मीर कॉज पर भी जिस तरह की बात की, तो क्या सोचने की बात है, ये कौन से इस्लाम के झंडे तले ये काम करने जा रहे हैं? फिर उनको तिजारत के तौर पे वहाँ बसाएंगे, और कैसी तिजारत होगी वो हम भी जानते हैं। वहाँ पर रॉ आती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो ताजर बन के पहले नुकसान पहुंचा चुकी ईरान को, और उनको भी अब समझ आ गई इस चीज़ की और उन्होंने भी इनसे किनारा कशी की। इन सारी चीज़ों पर, इस नेक्सस पे, थोड़ा बॉर्डर सिचुएशन पे लास्ट सेगमेंट है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, बॉर्डर सिचुएशन को लेके थोड़ी सी बात करेंगे। कश्मीर कॉज पे हम चूँकि बात कर रहे हैं, वो भी इन सारी चीज़ों से जुड़ा है। बैरिस्टर सुंदर, अभी अफगानिस्तान और भारत का जो नेक्सस है कश्मीर कॉज को लेके, तो मुसलमानों का बड़ा सीधा सीधा मामला है, और जो भारतीय हिंदुत्वा सोच बढ़ती चली जा रही है, मैं स्पेशली उस टेररिस्ट सोच की बात कर रहा हूँ जो इंतहाई ख़तरनाक और मौलिक है इस पूरे रीजन के लिए। बांग्लादेश की आंखें खुल गई, उन्हें समझ आ गई, बांग्लादेश को समझ आ गई कैसे तबाही की गई। आज़रबाईजान इनसे पीछे हो गया। अभी आर्मीनिया ने भी तेजस के मामले पर पीछे हट गए, उन्होंने भी उस तेजस लेने से इनकार कर दिया, उनको भी समझ आ रही है। अच्छा, चाइना, रशिया तक को समझ आ रही है जो रोल अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारत प्रॉक्सी वॉर का प्ले कर रहा है। कश्मीर कॉज को लें और अफगानिस्तान के इस नेक्सस को लें भारत के साथ, इसको कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। अभी रिसेंटली मुजम्मिल अयूब ठाकुर साहब, मुजम्मिल भाई ने एक बात कही थी, एंड आई लाइक टू कोट हिम हियर, कि और ये हकीकत है कि जब नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान छोड़ा तो कश्मीरियों से ज्यादा शायद कोई खुश नहीं था।
ठीक है, क्योंकि हमने बीइंग मुस्लिम हमने एक जिहाद को देखा और हमने देखा कि उस जिहाद में अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमाई पाकिस्तान की मुआवनत से, और हमने ये सोचा कि अब हमारे कॉज को स्ट्रेंथन किया जाएगा। लेकिन रिसेंटली जो अफगानिस्तान का जो गया कॉन्टिजेंट इंडिया, और उन्होंने जिस तरह से कश्मीर को बिल्कुल इग्नोर करते हुए और भारत की हर चीज को मनोअन तस्लीम करते हुए कश्मीर को भारत का अटूट अंग तस्लीम किया, ये हमारे लिए एक बड़ी डिफीटिंग बात थी एज मुस्लिम। अब जहां तक बात है नेक्सस की, मैं ये चाहती हूँ, मेरी गुजारिश है हुकूमत हिंदुस्तान और हुकूमत अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान को चाहिए कि कम से कम 10 से 15 लाख अपने जो अफगान तालिबान के जो मानने वाले हैं उनको भारत में जगह दी जाए, टू वर्क, टू सेटल, टू प्रोग्रेस। और इसी तरह मेरी गुजारिश है अफगानिस्तान की हुकूमत से कि यूपी बिहार से आप कम से कम 15-20 लाख जो है वो इंडियंस को कंधार, काबुल और इन सारी जगहों पर आप सेटल करें। और इंशाल्लाह जिस तरह आपने कहा कि चाइना को भी समझ आ गई, रशिया को भी समझ आ गई, आर्मीनिया को भी समझ आ गई, इसी तरह इन दोनों को समझ आ जाएगी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना आगे तक चल सकते हैं और कितना आगे। वैसे आपकी बड़ी अच्छी, मुझे बहुत अच्छी बात, मैं तो इसका बड़ा एडवोकेट हूँ, एक बार जरा मौका तो दे ना, भारत अफगानियों को आने तो दे, लग पता जाएगा उन्हें कि सबसे कमाल इकोनॉमी ड्रग इकोनॉमी को आने तो दें। सही बात, भारतीयों को एक दफा आने तो दें, आपको खुद पता लग जाएगा, फिर हम आराम से बैठ के जो है वो देखेंगे कि किस तरह वक्त रंग बदलता है, आसमां कैसे कैसे। बहुत जबरदस्त। सईद रिट साहब प्लीज, ये भारत और अफगानिस्तान नेक्सस, थोड़ा सा इस पर, और बॉर्डर सिचुएशन, दहशतगर्दी के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल, भारत सामने से तो लड़ नहीं पाया, वो तो सबको पता है, अपने जहाज़ उनके एयर शोज़ में गिरते फिर रहे हैं, अब घुटनों के बल तो आके लड़ने से रहे, तो उनके हालात अब प्रॉक्सी वाले थे, और उधर तिजारत को 5 साल के लिए फ़रोग़ देंगे, टैक्स छूट देंगे, कौन सी तिजारत है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें भी पता है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जो ट्रक खड़े हैं वो खुद इनके अगेंस्ट हैं, ऐसी गवर्नमेंट के, वो तो ताजिर इनके अगेंस्ट हैं। जी, ये आपको पता है कि अफगानिस्तान का जो मसला है पाकिस्तान के लिए ये एक हमेशा रहा है, और आपको पता है कि ये एक ड्यूरिंग लाइन वाला इशू भी हमेशा उठाते रहे हैं, और तालिबान गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह से अलग नहीं है। हमने देखा है कि पीछे जो कहानी है उसी को वो रिपीट करते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें खुशफहमी थी शुरू में, जिस तरह से बैरिस्टर साहब ने बात की कि शायद ये लगता था कि जो तालिबान हुकूमत अब आएगी तो कुछ हालात बेहतर होंगे, कुछ चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होंगी, लेकिन वो मेरे ख्याल में हमारी जो है वो बहुत जल्दी हमें पता चल गया कि उस तरह से नहीं होगा। और अब जो हालात हैं वो तो बहुत ही ख़राब हालात हैं, हमारे रिलेशन जिस तरह से इस वक्त बने हुए हैं, तो वो तो एक बहुत ही मेरे ख्याल में इतने तो ख़राब शायद जब आपको पता है कि जब हुकूमत थी कारज़ई की, और उस वक्त भी शायद इतने ताल्लुकात हमारे ख़राब नहीं थे जो अब जहाँ पे हम आके पहुँचे हैं। लेकिन एक बात ये बड़ा अच्छा है कि हम अब क्लियर हैं, और अफगानिस्तान भी क्लियर है कि जो है वो हमने क्या करना है एक दूसरे के साथ। और मेरे ख्याल में अब ये जो है वो अफगानिस्तान पे जो हमारी उम्मीदें रहती हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक डेप्थ है हमारी, और ये चीज़ें हमें अब भूल जानी चाहिए, और अफगानिस्तान का जो जिस तरह से मसला है उसको समझना चाहिए कि ये कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ कोई किसी की नहीं होता, और हर कंट्री अपने अपने हिसाब से मामले को देखता है, और अफगानिस्तान तो उसी तरह से देख रहा है जिस तरह से एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड, उस तरह से उसने इंडिया के साथ अभी हाथ मिला लिया है। और क्योंकि हमारे साथ उनकी उस तरह से नहीं बन पा रही है, तो ये तो मेरे ख्याल में सिंपल जो इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो होता है जिस तरह से, वो उसी तरह से मुझे नजर आ रहा है कि ये जो है वो उसको, और जिस तरह से इंडिया है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो प्रॉक्सी के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें हमें अब मेरे ख्याल में सुंदर साहिबा वाली बात मुझे बहुत सही लगी, आप एक बार आने तो देना, जरा भारत को अपने मुल्क में आने दें और इनको वहाँ घुसने दें, लग पता जाएगा। 45 साल हमने जगह दी माशरे में, डॉक्टर अकीला, घर दिए, रहने को जगह दी, इज्जत दी, जो कुछ दिया उसमें ड्रग, हथियार, दहशतगर्दी, ये आया हमें अफगानिस्तान और भारत से। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, और ये जैसे बैरिस्टर साहिबा ने कहा, ये भी तजवीज़ बड़ी अच्छी है कि अगर इस पे अमल करें दोनों ममालिक तो इनको एक दूसरे का बिल्कुल पता चल जाएगा
कि किस तरह से किस रुख पे हालात जाते हैं। उसके साथ ही मैं इसमें इजाफा एक ये करना चाहूँगी कि ये जो हुकूमत है इस वक्त अफ़गानिस्तान की, ये पूरे अफ़गानिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। ये चंद एक लोग हैं जो सिर्फ काबुल के अंदर जिनका असर और रसूख है, और उन्होंने अपनी जो दोस्ती का हाथ है वो भारत की तरफ बढ़ाया हुआ है, और वो उनकी बातें मनोअन मानते चले जा रहे हैं, और उनको शायद इसमें अपना कोई रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो मेजॉरिटी है अफ़गानिस्तान की, जो अभी भी पॉपुलेशन है वहाँ की, आम लोग जो हैं वो उन पे ना तो उनका कंट्रोल है और ना ही उनकी कमांड है। तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के अपने अंदर से भी अगर इसके बारे में रेजिस्टेंस उठेगी, इसके बारे में वो भी मज़ाहमत देंगे, अपनी गवर्नमेंट को समझाएंगे कुछ, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। तो अच्छा, ये जरा दोनों आवाम फैक्टर की जो भी है बात ये कीजिएगा important डॉक्टर है। अकीला। वहां पर तो अफगान गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट ही नहीं है जो इस वक्त जी सेटअप बिल्कुल, इसीलिए तो इसको बुरी हुकूमत कहा जाता है। ये उनकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ना ही ये मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो चंद एक लोगों का एक ग्रुप सा बना हुआ है जो कि भारतीय एजेंडे को जो है उसका प्रचार कर रहे हैं, और उसमें मुझे या मेरे समेत बाकी लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि उसमें क्या उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका नेचुरल जो रास्ता बनता है समंदर तक, या तिजारत को वो बढ़ाना चाहते हैं, या वो अपना कोई काम करना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे जो फ़वाइद हैं वो उनको पाकिस्तान से हासिल हो सकते हैं। दहशतगर्दी का मामला, अगर हम इस पर अभी बैरिस्टर सुंदर बड़ी अच्छी आपने बात कही, क्या मिला हमारे मुआशरे को इनसे? और हम तो 45 साल इन्हें जगह दे के बैठे थे, और मुझे उम्मीद है इससे भी बुरा भारत को मिले ही मिले। वहाँ से जो तालिबान माइंडसेट है, या वहाँ पर जो दहशतगर्दी के लिए अब तंजीमें इकट्ठी होगी, अब तो बैन अवी सतह पर इसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अकेला हो रहा है, पहले भी हम ही थे इनकी सपोर्ट में, अफगानिस्तान की तो और कोई था नहीं। भारत कौन सी सपोर्ट कर सकता है इनकी? जी, मैं इस पे ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने दिलो जान से, पाकिस्तानियों ने ना सिर्फ अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने साथ इंटीग्रेट किया, बल्कि 45 साल जिस तरह आपने कहा, वी वर अमंग द लार्जेस्ट माइग्रेंट अकोमोडेटिंग नेशंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि जब कोई किसी रिश्ते में शक आ जाए या किसी किस्म का सेल्फ इंटरेस्ट आ जाए, तो फिर वो ज्यादा देर बरकरार नहीं रहता। और बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर अकीला ने कहा कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि उनको किस तरह लगता है कि हिंदुस्तान उनके इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर सकता है, लेकिन अगर उनको लगता है तो ये इबहाम भी वो अपना दुरुस्त करके देख लें। बल्कि मैं इसमें एक एडिशनल चीज जरूर दाखिल करना चाहूंगी, और एक इसको आप एक लर्नड असेसमेंट कह लें या लर्नड एडिशन कह लें, कि बहुत जल्द आपको अफगान तालिबान इजराइल की हुकूमत के साथ भी मिलाते हुए नजर आएंगे। और मेरी उनसे भी यही गुजारिश होगी कि चंद इजराइलियों को अफगानिस्तान में जगह दें, उनको सेटलमेंट करने दें, क्योंकि हो सकता है कि उनसे अफगानिस्तान की जमीन का भी 4000 साल पहले वादा किया गया हो किसी किस्म का। और इसी तरह अफगानियों को भी तेल अवीव में दुकानें खोलने का, काम करने का, रहने का, सेटल होने का मौका दिया जाए। खुद समझ आ जाएगी तो इनको सारों को, हमें सिर्फ देखना होगा इन्होंने क्या करना है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद रिट साहब, डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर सुंदस मलिक साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।